डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। जो सेल डिवीजन में आप पढ़ेंगे। सेल डिवीजन की पहले प्रक्रिया जो है स्टार्ट होती है कोशिका के अंदर, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन को लेकर। इसके आगे और भी वीडियो हम बनाएंगे माइटोसिस को लेकर, मियासिस को लेकर। तो हम जो है आज डिस्कस करेंगे कि जो सेल साइकिल के स्टेजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं और उनका जो है कैसे रेगुलेशन होता है सेल के अंदर, कैसे जो है डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, कैसे जो है अलग अलग अवस्थाओं में कोशिका जो है प्रवेश करती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन करने के लिए। तो चलिए, सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 11 के लिए और बीएससी के लिए ये वीडियो है। 11th एंड बीएससी। सेल साइकिल एक ऐसी घटना है जो सेल डिवीजन के पहले होती है, यानी कि कोशिका विभाजित होने के पहले अपने आप को प्रिपेयर करती है। इसको हम सेल साइकिल के नाम से जानते हैं, यानी कि हिंदी में इसको कोशिका चक्र कहते हैं। द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी कोशिका जो होती है, तो कोशिका के अंदर क्या होता है कि दो चीजें होती हैं। सबसे पहले सेल के अंदर क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो सेल क्या करती है, ग्रोथ की प्रक्रिया होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा। इसके बाद में कोशिकाएं क्या करती हैं, जब ग्रोथ हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। और जब रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती हैं ये अपने आप को डिवाइड कर देती हैं। डिवीजन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस क्या होता है कि जब किसी कोशिका का साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता है तो वो कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके अंदर होने वाली मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए सेल जो है डिवाइड होती है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए कि इंक्रीज्ड साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, मतलब किसी कोशिका का जब साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ जाता है तो वो कोशिकाएं जो है डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वन सेल आर डिवाइडेड इनटू टू सेल, जिसको हम डॉटर सेल संकर कोशिका कहते हैं। तो इसमें डिवीजन क्यों होता है, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है इंक्रीज कर जाता है, तो टू डॉटर सेल्स बनते हैं। आगे के प्रोसेस में यही होता है कि ये कोशिकाएं अब ग्रोथ करेंगी, और जब ग्रोथ करेंगी तो इनका साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ेगा, और जब किसी कोशिका का साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता है तो वो कोशिकाएं जो है डिवाइड कर जाती हैं। ओके, अब इसके बाद में हम जानते हैं, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें कोशिका चक्र को लेकर अलग अलग स्टेज का डिस्क्रिप्शन किया गया है। सबसे पहली प्रावस्था होती है जिसको हम कहते हैं जीवन फेज या जीवन प्रावस्था। जीवन फेज को हम ग्रोथ फेज फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। और आपको याद रखना है कि जो सेल साइकिल का ये जीवन फेज होता है, ये कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रक्रिया है, यानी कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इज कॉल्ड जीवन फेज। तो इसको हम ये क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज फर्स्ट, ग्रोथ फेज फर्स्ट के नाम से जानते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कोशिकाएं जब ग्रोथ फेज में प्रवेश करती हैं तो कुछ उसमें डेवलपमेंट में गड़बड़ी होती है, ग्रोथ में गड़बड़ी होती है, इस कारण वो G0 प्रावस्था में चली जाती है। तो इसको हम G0 प्रावस्था भी कहते हैं। इस तरह से अगर ये प्रिपेयर नहीं है डिवीजन के लिए तो वापस से वो जो है रेस्टिंग फेज में चली जाती है, जिसको हम कहते हैं G0 फेज। तो ग्रोथ फेज फर्स्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, गैप फेज फर्स्ट, गैप फेज फर्स्ट के नाम से जानते हैं, या इसको हम कहते हैं प्री माइटोटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज, क्योंकि ये जो जीवन प्रावस्था होती है ये डीएनए सिंथेसिस के पहले की प्रावस्था है, तो इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, प्री सिंथेटिक फेज के नाम से जानते हैं। तो जीवन यस और G2 ये तीनों प्रावस्थाएं मिलकर एक स्टेज बनाती हैं जिनको हम कहते हैं इंटरफेज। तो इंटरफेज में तीन प्रावस्थाएं होती हैं, G1, यस फेज और G2 फेज। तो सबसे अधिक समय जो लगता है वो जीवन फेज में लगता
लगता है। एक चीज और, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ये सेल साइकिल होता है इसकी टाइमिंग पीरियड अलग अलग होती है। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो कल्चर मीडियम में जो ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको कंप्लीट रूप से डिवाइड होने में, सेल साइकिल और डिवीजन करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। तो 24 घंटे में से जो 12 घंटा है वो कवर करता है जीवन फेज, यानी कि 12 आवर कवर कर लेता है कौन, जीवन फेज। 6 से 10 घंटे का जो समय है वो यस फेज में लगता है, यानी 6 to 10 आवर का समय यस फेज में लगता है। तो जीवन फेज के बाद में जो फेज आता है उसे हम यस फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, संश्लेषण होता है, सिंथेसिस का प्रोसेस होता है। किसका संश्लेषण होता है, डीएनए का, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए डुप्लीकेशन यानी कि डीएनए का विघटन होता है, या इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, एक डीएनए से, पुराने डीएनए से दो नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है जो डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, यानी कि और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का। क्रिक के अनुसार जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि जो एक डीएनए से जो नए डीएनए बनते हैं तो उसमें 50% जो डीएनए होता है वो पैरेंटल डीएनए होता है और 50% डीएनए जो होते हैं वो नए डीएनए होते हैं। तो यस फेज को हम डीएनए डुप्लीकेशन फेज या डीएनए रेप्लिकेशन फेज के नाम से जानते हैं, और इसमें जो समय लगता है वो 6 से 10 घंटे का समय लगता है। इसके बाद में G2 फेज आता है, जिसको हम कहते हैं सेकेंड गैप फेज। सेकेंड गैप फेज, या इसको एक और नाम से जानते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज। पोस्ट सिंथेटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज क्यों कहते हैं, पोस्ट सिंथेटिक फेज, या इसको एक और नाम से जानते हैं प्री माइटोटिक फेज। प्री माइटोटिक फेज, तो इसमें क्या होता है कि माइटोसिस होने के पहले की अवस्था होती है, इसीलिए हम इसे प्री माइटोटिक फेज या इसे हम पोस्ट सिंथेटिक फेज कहते हैं, क्योंकि डीएनए संश्लेषण के बाद में ये घटना घट रही है। तो इसको हम सेकंड गैप फेज या सेकंड ग्रोथ फेज या पोस्ट सिंथेटिक फेज या प्री माइटोटिक फेज, कई नामों से इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, दो वैज्ञानिक थे हार्वर्ड, ये जो क्लासिफिकेशन है किस आधार पर है, तो ये दो वैज्ञानिक हैं हार्वर्ड एंड पेल्क। दो वैज्ञानिक हार्वर्ड और पेल्क ने इंटरफेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। दूसरी चीज, इंटरफेज जो होता है वो कुल टाइमिंग का 95% कवर करता है, यानी कि 95% जो समय होता है वो इंटरफेज में लगता है। यम फेज में जो समय लगता है केवल 5% लगता है, 5% जो है परसेंटेज लगता है यम फेज को कंप्लीट होने में। बाकी अधिकतर जो समय है वो इंटरफेज में लगता है 95%। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जीवन फेज, यस फेज और G2 फेज, ग्रोथ फेज है। ये सिंथेटिक फेज है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन। और G2 फेज में क्या होता है, ग्रोथ सेकंड होता है, यानी कि जो वृद्धि की प्रक्रिया होती है वो G2 फेज में और जीवन फेज में होती है, लेकिन जो अधिकतर ग्रोथ होता है वो जीवन फेज के अंदर कंप्लीट होता है, जीवन फेज के अंदर कंप्लीट होता है। तो ये तो हो गया इंटरफेज, जिसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। हार्वर्ड और पेल्क ने बताया कि G1, यस और G2 फेज होता है। इसके बाद में आता है यम फेज,
जिसको हम डिवीजन फेज के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोशिकाएं अपने आप को विभाजित करती हैं और इसके भी दो चरण होते हैं, दो स्टेप हैं। एक है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसमें कई फेजेज होते हैं कैरियोकाइनेसिस में। जैसे इसमें होता है, इसमें देखिए आप एम फेज में ये है, तो पी का मतलब होता है प्रोफेज, एम का मतलब होता है मेटाफेज, ए का मतलब होता है एनाफेज और टी का मतलब होता है टेलोफेज। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैरियोकाइनेसिस है उसके चार अवस्थाएं होती हैं। पहली जो प्रावस्था होती है उसे हम प्रोफेज के नाम से जानते हैं, दूसरी जो प्रावस्था होती है उसे हम मेटाफेज के नाम से जानते हैं, तीसरी प्रावस्था जो होती है उसे एनाफेज के नाम से जानते हैं और चौथी जो प्रावस्था होती है उसे हम टेलोफेज के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी कि कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है वो टूट जाता है और इस तरह से एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि अगर हम प्लांट और एनिमल सेल में डिवीजन की बात करें तो प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर जो डिवीजन होता है वो किस प्रकार का होता है, माइटोसिस जो होता है किस प्रकार का होता है, एन एस्ट्रल टाइप का होता है, एन एस्ट्रल टाइप। और एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एस्ट्रल टाइप। एस्ट्रल टाइप में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। अब ये एन एस्ट्रल और एस्ट्रल टाइप क्या होता है, तो कहने का मतलब यह है कि जो एनिमल सेल के अंदर डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रल टाइप, क्योंकि जो सेंट्रोसोम होते हैं उनके पोलर एंड पर यानी अपोजिट पोल पे जो सेंट्रोसोम होता है वो डिवाइड कर जाता है सेंट्रियोल्स में। तो सेंट्रियोल्स जहां होता है वहां सब रेजेज निकलती हैं जिसको हम एस्ट्रल रेज कहते हैं। तो यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर ये सेंट्रोसोम नहीं होता है, सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। तो जब सेंट्रियोल्स नहीं होगा तो जो रेजेज है एस्ट्रल रेजेज उनका निर्माण नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है एन एस्ट्रल टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्लांट में होता है और एस्ट्रल टाइप का सेल डिवीजन जो है एनिमल सेल के अंदर होता है। प्लांट सेल में डिवीजन कैसे होता है, तो प्लांट सेल के मिडिल पार्ट में जो है एक पट्टिका बनती है जिसको हम कहते हैं सेल प्लेट। सेल प्लेट का फॉर्मेशन किससे होता है, फ्रैग्मोप्लास्ट से होता है। और जो फ्रैग्मोप्लास्ट होता है वो कैसे बनता है, तो ER और गाल्गी बॉडी के वेसिकल से फ्रैग्मोप्लास्ट बनते हैं जो बीच में इक्वेटर में जमा हो जाते हैं और जिससे जो है कोशिका भित्ति का निर्माण, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो ये कोशिका चक्र है ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है सेल साइकिल की, इसको कंट्रोल करता है। तो दो चीजें होती हैं, ये नोट में आप इसको ध्यान दीजिए, नोट पर साइक्लिंग। तो ये साइक्लिंग क्या है, साइक्लिंग एक प्रोटीन है। साइक्लिंग क्या है, प्रोटीन। और प्रोटीन के साथ में एंजाइम काम करता है जिसका नाम है CDKS। इसका पूरा नाम होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज। यानी ये जो एंजाइम होता है वो साइक्लिन के साथ मिलकर काम करता है और पूरी सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो ये CDKS है यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज, ये ATP से फास्फेट को रिलीज करते हैं जिससे एनर्जी जनरेट होती है। यानी जब ATP से एक फास्फेट निकलता है तो वो ADP में बदल जाता है। तो ये काम कौन करता है, CDKS यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है सेल साइकिल में। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे माइटोसिस, यानी माइटोसिस में आप पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आप पढ़ेंगे मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।